नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। बिहार में महागठबंधन की सरकार 5 महीनों से चल रही है, लेकिन हाल के दिनों में राजनीतिक उठापटक कुछ ज़्यादा है। मेरे साथ हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता डॉक्टर अशोक चौधरी। बिहार तक में सर स्वागत है। थैंक यू राकेश जी। हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है, खासकर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। कल उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस पर उन्होंने लिखा है कि इतनी आसानी से छोटा भाई घर छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन इस ट्वीट का क्या मतलब है, क्या हिस्सेदारी चाहते हो? देखिए, एक तो है कि आपको कोई कह नहीं रहा जाने के लिए, आप खुद ही कुछ बयान दे रहे हैं। भाई, आपको कुछ कहना है तो नेता सर्वमान्य नेता है जिनके नेतृत्व में आप इस पार्टी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा का ये तीसरी बार पार्टी में आना है। अकेले ऐसे नेता हैं जिनको तीसरी बार नेता ने मौका दिया। ये तो इनका बड़ा दिल है ना। नीतीश कुमार जी का बड़ा दिल है, जो एक बार छोड़ के चला गया उनको, 2 बार छोड़ के चला गया उनको, फिर तीसरी बार भी बनाया। जब नेता विपक्ष बनाए उसके बाद छोड़कर चले गए, जब राज्यसभा के मेंबर बनाए उसके बाद छोड़कर चले गए, अब फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बनाए, तब बयानबाजी दे रहे हैं कि हम 2 साल से पवेलियन में। जो व्यक्ति पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हो, उच्च सदन का सदस्य हो, जिनको पार्टी के कार्यालय में अलग से चैम्बर दिया गया हो, वो कैसे कह सकता है कि हम पवेलियन में हैं? जो लोग घूम रहे हैं उनमें पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को और सबको कहा गया है कि कुशवाहा जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं पूरा सहयोग करिए। कैसे आपको वहाँ रियलाइज़ किया जा रहा है? इसका मतलब कि आप महत्वाकांक्षा पालना तो अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और ये भी एक गलत, जिसको कहते हैं, लोगों को ये भावना हो जाती है कि हम बहुत बड़े नेता हैं। जैसे हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, 4.5 साल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, 4 विधायक की पार्टी थी, हमने उसको 28 विधायक किया, पार्टी के सहयोग से, नीतीश जी के सहयोग से, गठबंधन के सहयोग से। लेकिन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हमने किया, उसमें किसी की भूमिका नहीं थी, तो क्रेडिट हमको मिला। लेकिन अब हम ये कहें कि हम बहुत बड़ा नेता हो गए हैं, तो वो सही नहीं है। आपको तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो 19 की लोकसभा में भी खिलाफ किया जदयू का, 20 के विधानसभा में भी खिलाफ किया। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन एयरपोर्ट पर वो नीतीश जी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते थे। कहते थे किसी कीमत पर नीतीश कुमार, ये नहीं कहते थे कि एनडीए का क्या होगा नहीं होगा, ये कहते थे किसी कीमत पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, किसी कीमत पर। फिर भी नीतीश कुमार ने उनका आलिंगन किया, उनको पार्टी में जगह दी। अब आने के बाद आप यहाँ पर बिदंगड़ा खड़ा करिएगा तो कोई भी पंछी जो होता है, जो घोंसला बनाता है, तो एक एक तिनका चुन चुन कर ला के घोंसला बनाता है। नीतीश जी ने पूरा घोंसला का निर्माण किया, तब वहाँ पर हम सब लोग जैसे लोग वहाँ महफूज हैं। और वो कोई आदमी आ जाए इस पार्टी में और चाहे कि पूरा घोंसला को हम नोच खसोट दें, तो क्या लोग नोच खसोटने देगा? घोंसला हम तोड़ दें, किसी तरह से बिदंगड़ा कर दें किसी के प्रभाव में आकर के, तो कोई करने देगा क्या? और ये किसी को गलतफहमी है कि हम किसी जात के हैं तो हम बहुत भारी नेता हैं और मेरा वोट जो है, हम जिधर जाएंगे उधर वोट हमारा शिफ्ट कर जाएगा। इंदिरा गांधी का तो वोट शिफ्टे नहीं हुआ, तो उपेंद्र कुशवाहा का वोट कहाँ शिफ्ट होगा? ये समझते हैं कि हम ही हैं कुशवाहा के नेता और हम जहाँ जाएंगे कुशवाहा वोट शिफ्ट कर जाएगा। तो गलतफहमी में नहीं रहे हैं। हर व्यक्ति का समय होता है और हर व्यक्ति का समय जाता है। हर कोई जरूरी नहीं है कि जीवन भर उसका समय उसी तरह से रहता है। आप जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं बयान दे करके, अब कहते हैं कि हमारा हिस्सा छोटा भाई ले, काहे का हिस्सा? आप तो किरदार हैं। आपको जदयू को बनाने में और करने में इनकी कोई भूमिका है? आप शुरू में आए, भाग गए, फिर आए, फिर भाग गए, फिर आए। आप तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जाते। आप तो किरदार हैं। तो किरदार को मकान में हिस्सेदारी मिलता है, किरदार को मकान में हिस्सेदारी मिलता है, जो हिस्सेदारी खोज रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के इशारे पे जदयू को कमजोर करने की अब किसके इशारे पे कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं उस पर मेरा टिक्का टिप्पणी का है कि हम तो कोई सीबीआई और केजीबी एजेंट है नहीं कि हमको जानकारी है, हम खुफिया एजेंसी वाले हैं। लेकिन जिस तरह का बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं से प्रभावित होकर दे रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से या उनकी इस राजनीति से सियासत पे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या हम लोग को फर्क पड़ने वाला है?
19 भी खिलाफ लड़े, 20 भी खिलाफ लड़े, 15 भी खिलाफ लड़े, 14 भी खिलाफ लड़े, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, महागठबंधन की सरकार कैसी चल रही है बिहार में? बहुत तरह के विवादित बयान आ रहे हैं, जेडीयू के द्वारा भी, आरजेडी के मंत्री के द्वारा भी। नहीं, देखिए, विवादित बयान किसी व्यक्ति का, जैसे आप हमसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और उसमें मैं अपना व्यक्तिगत अभिव्यक्ति कर दूं, वो पार्टी का अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत अभिव्यक्ति भी करते हैं तो उसका दूसरी पार्टी क्या सोचती है, वो अपना बयान देती है, अपना रिफ्लेक्शन करती है। तो हम लोगों ने तो दोनों बातों पर अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारा है कि ये गलत है, और हमको तो लगता है आलोक मेहता जी की जो बात थी उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। वो भी बहुत शालीन व्यक्ति हैं और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और मतलब जिनको कहा जाता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियन हम मानते हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आलोक मेहता जी को, इसीलिए वो इस तरह का बयानबाजी करने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयान को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। गुलाम रसूल बलियाबी का बयान नहीं, वो तो गलत बयान, एकदम उस तरह के एक भड़काऊ बयान के हम लोग पक्षधर नहीं है ना। नीतीश जी इसके बात करें, देखिए नीतीश जी ने सभी धर्मों का समन्वय किया अपने 17 साल। आज जो प्रदेश में शांति का माहौल है ये नीतीश जी के कार्यप्रणाली से है। नीतीश जी ने श्री राम शोभा यात्रा में भी जाते हैं, दुर्गा पूजा में पंडालों का भी दर्शन करते हैं, मंदिरों का भी दर्शन करते हैं, कालीबाड़ी भी जाते हैं। नीतीश जी ने पूरे सूफी सेक्टर्स में, चाहे वो मित्तन घाट हो, फुलवारी शरीफ हो, मनेर शरीफ हो, बिहार शरीफ हो, सबको डेवलप किया। नीतीश जी ने दलाई लामा के लिए कितना किया। बौद्ध धर्म के अब धर्मावलंबी आए, बोध गया में, राजगीर में आए, उसके लिए उन्होंने बौद्धिस्ट सर्किट पर कितना काम किया। दलाई लामा के प्रति क्या सम्मान है, क्या नहीं है, खुद बुलाते हैं घर पे दलाई लामा को, भोजन कराते हैं। तो एक उनका भी बौद्धिस्ट का भी और 350वें गुरु पर्व में किस तरह से उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की जयंती बनाई कि पूरा देश देखा। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था हम पंजाब में भी नहीं कर सकते। तो द पर्सन हु वांट्स टू इनकॉर्पोरेट एवरी रिलीजन इन हिज वर्किंग स्टाइल, how can he accept these kind of a statement even if he is from the party man? I don't think so. ये उनकी कार्यप्रणाली नहीं है। सभी धर्मों को साथ लेके चलते हुए, सभी जात के लोगों को साथ लेके चलते हुए इस प्रदेश को आगे ले जाने की उनकी सोच है। आपके धुर विरोधी रहे हैं चिराग पासवान, और हाल के दिनों में मुखर विरोधी हो गए हैं आरसीपी सिंह। उनका एक बयान आया है कि महागठबंधन की सरकार खत्म हो गई है, सिर्फ घोषणा बाकी है। चिराग ने तो यहाँ तक कहा कि मध्यावधि की चुनाव की ओर बिहार जा रहा है। देखिए, चिराग जी की पार्टी में मेजर भगदड़ का संशय है, आशंका है। तो चिराग जी मध्यावधि चुनाव बोल करके वो अपने भगदड़ को रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये जो गठबंधन बनी है ये बहुत फॉर्मुलेटिव गठबंधन है। तभी तो भाजपा परेशान है कि किसको तोड़ो, किसको जोड़ो, कैसे करो कि हम कम से कम ये जो हमारा 10-15 सीट, हमको 16 सीट है, इसमें से कम ज़्यादा हमको परेशानी नहीं हो, कम से कम हम 5-10 सीट भी जीत जाएं बिहार से। वो तो उसकी स्ट्रैटेजी कर रही है ना। तो चिराग पासवान को लेने का, आरसीपी सिंह, तो आरसीपी सिंह जो बयान देते हैं या चिराग पासवान, तो चिराग पासवान तो उनके पुराने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में 2020 में वो काम कर रहे थे। तो हम लोग कहते थे वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। ऐसी क्या बात हुई कि सिर्फ जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने टिकट दिया, और वो लोगों को टिकट दिया जो लोग भाजपा के रेबल उम्मीदवार थे। जो सीटें हमें मिली, जदयू को मिली, वो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लोकल लोगों का भी क्लेम था। तो जितने मजबूत लोग थे उनको दे दिया, और भाजपा का वोट वहाँ ट्रांसफर करा दिया भाजपा ने। तो ये तो एक स्ट्रैटेजी के तहत हमको और नीतीश कुमार को मार्जिनलाइज करने का, पार्टी को मार्जिनलाइज करने का प्रयास किया गया, नेता को छोटा दिखाने का प्रयास किया गया देश में, कि भाई नीतीश कुमार का चेहरा बड़ा हो रहा है, एक बड़े समाजवादी नेता और एक सेकुलर लीडर और एक जिसको बोलते हैं कि सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले लीडर, जिनके ऊपर ईमानदारी, जिनकी पॉलिसी, जिनकी कार्यप्रणाली पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो उनको, उनके व्यक्तित्व को मार्जिनलाइज करने के लिए स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। तो चिराग जी का क्या कहना नहीं कहना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में बहुत क्या बोलते हैं, बिखराव होने की उनको आशंका है कि बहुत जल्दी मेरा बिखराव होगा। तो उसको होल्ड करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो लोग संशय में हैं वो लोग
रुक के रहें। और आरसीपी सिंह तो राजनीति में लाने वाले नीतीश कुमार, राजनीति में खड़ा करने वाले नीतीश कुमार। अब क्योंकि आप इतने बड़े हो गए कि आप नीतीश जी को ही चैलेंज करने लगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आप मार्जिनलाइज करने की पॉलिसी में, एक आदमी बाहर से और एक आदमी अंदर से पार्टी को मार्जिनलाइज कर रहा था। तो नीतीश कुमार का जब पोल खुल गया तो आरसीपी सिंह को अपना, तो नेचुरली अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार का गुणगान तो कर नहीं सकते हैं। तो नीतीश कुमार का जब गुणगान नहीं करेंगे तो यही सब बोलेंगे कि भाई पार्टी खत्म हो गया, टूट रहा है, जदयू कमजोर हो गई, ये हो गई, वो हो गई। 2024 बहुत नज़दीक है, मतलब कुछ दिनों में बिगुल बजेगा। राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई है जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी को भी इन्विटेशन दिया गया। कैसा रहेगा 2024 का? विपक्ष एकजुट हो पाएगा? कौन होंगे पीएम के? कौन होंगे पीएम के कैंडिडेट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत कम है। बड़ा परसेंटेज देश में उनके खिलाफ है। आप पोल का उठाकर देख लीजिए 2014, 2019, तो कितना परसेंट वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और बाकी जो वोट है उनका बिखराव हो जाता है। जो वोट पोल होते हैं वो परसेंटेज ज़्यादा है। तो एक मुश्त होकर के लड़ाई लड़िएगा तो आप ये गंगा जमनी दो तहजीब है जो लंबे समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, पूर्वज देखते, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने ऐसे थोड़ी, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया उस समय भी हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो सकती थी देश में, लेकिन क्यों नहीं किए? हमारे पूर्वज इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मूर्ख थे क्या? मूर्ख नहीं थे ना। वो तो चाहते थे कोहेसिवनेस के साथ देश आगे बढ़े, हर को एक मौका मिले को एग्जिस्टेंस का और उसके साथ आगे बढ़े। तो उस परंपरा को जो लोग आगे ले जाना चाहते हैं, बिलीव करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि इनसे हमको छुटकारा मिले। देश बहुत अच्छा तो कुछ किया नहीं है। तो क्या लगता है 2024 बीजेपी मुक्त कर पाएंगे? बिहार में तो हम लोग मुक्त कर ही देंगे। देश में अगर जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि एक बड़ा अलायंस हो जिसमें कांग्रेस भी शामिल रहे, तो कांग्रेस को निर्णय करना है। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा हाल के दिनों में उभर के सामने आ रहा है, बागेश्वरी धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत चर्चा है उनकी। जेडीयू इसको किस रूप में देखेगी? धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो कह रहे हैं धर्म, देखिए एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं दोनों तरफ होते हैं। जब भाजपा में क्या नाम है, जिस तरह से लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं हिंदूवाद की तरह, उसी तरह से एमआईएम भी एक्सट्रीमिस्ट है मुस्लिम लोगों के प्रति। तो हिंदुओं में और मुसलमान दोनों में एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो उन्मादी बात करते हैं। तो जो लोग धर्म का प्रचार करते हैं, जो धर्म का, वो कुछ भी बोले उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाउ इट मैटर्स। तो 2025 तक सरकार बिहार में ठीक ठाक चलेगी, एकदम मजबूती से चलेगी और 25 के बाद और मजबूत हो जाएगी। आरजेडी के साथ एकदम इंटैक्ट है ये। हाँ बिल्कुल, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, संशय बना रहे हैं। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अशोक चौधरी, जिन्होंने खुल के उपेंद्र कुशवाहा पे अपनी बात रखी। और अब इनके बयान से ये लगता है कि बहुत कम दिनों के मेहमान हैं उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।